चैप्टर स्टार्ट करने की मनी एंड बैंकिंग, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का है। कुछ स्कूल्स में चैप्टर स्टार्ट कराया है, तो वीडियोस वगैरह स्टूडेंट के सर यूट्यूब वगैरह में आ रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। आगे के चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, इसका फुल फ्रेश स्टार्ट है। बैंक के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे सर इस चैप्टर में, और मनी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ न्यू टर्म्स सीखेंगे, प्रैक्टिकली यूज भी होती है और चैप्टर का पार्ट है। पहला वर्ड लिखा हुआ है कि मनी, पढ़ने के बाद ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसका मीनिंग। मनी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सभी ने पढ़ा है कि अपने पुरानी क्लासेस के अंदर सर बार्टर सिस्टम होता था, पहले एक्सचेंज वाला सिस्टम होता था कि आपके पास कुछ सामान है, मेरे पास कुछ सामान है, तो मैंने अपना सामान दे दिया, आपने अपना सामान दे दिया। उसके बाद फिर जाके मनी इन्वेंट हुई। वो पहले सोने के सिक्के चलते थे, उसके बाद सिल्वर स्टील की करेंसी आई, उसके बाद पेपर करेंसी आई। मेजर्स ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू की चीज को मेजर करने का तरीका हो गया सर, इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए, इसकी वैल्यू 20 लाख रुपए। स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी की वैल्यू को मुझे स्टोर करके रखना। मैं बदले मान लीजिए सब्जी ले लूं, सब्जी कितनी ज़्यादा स्टोर करूं खराब हो जाएगी, लेकिन उसको मैं मनी को स्टोर कर सकता हूं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर पेमेंट में पोस्टपोन, डेफर्ड मींस पोस्टपोन, अगर मैं पेमेंट को पोस्टपोन करता हूं तो मनी के फॉर्म में मैं इजीली कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि इतने पैसे मैं दूंगा, इतने पैसे दूंगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ, ये सेट है, एस स्पेलिंग मिस्टेक है, एस ई टी, सी कट करते हैं वहां से, एज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। देखो लिक्विड एसेट वर्ड का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग बहुत बड़ा है। लिक्विड एसेट सर, लिक्विड वो है जो किसी भी बॉक्स में आ जाएगा, जैसे लिक्विड पानी, तो किसी भी टाइप के बॉक्स में कैसे भी आ जाएगा। जो सॉलिड है वो हर एक में नहीं आएगा। तो लिक्विड जो है वो इजीली कन्वर्टेबल है। लिक्विड मनी किसे कहते हैं? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश है, मेरे पास बैंक है, तो मेरे पास लिक्विड मनी है, जो जैसे खरीद परचेज कर सकता हूं। मेरे पास मान लीजिए 50 लाख रुपए का मकान है, वो लिक्विड मनी नहीं। मुझे किसी को 1 लाख रुपए दे, उसमें मकान थोड़ा सा तोड़ के नहीं दे सकता, लिक्विड मनी नहीं। ना उसे 1 लाख में मकान बेचूंगा मैं 50 लाख का, ठीक है कि नहीं? वो लिक्विड मनी नहीं हो, वो अनफिक्स्ड मनी होगा, नो लिक्विड मनी होगा। कि मनी जो है वो जो चैप्टर बताया जा रहा है, मनी को लिक्विड वाली एसेट, हार्ड कैश, वो नोट कॉन्सेप्ट डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या आता है इसके अंदर। लिक्विड फाइनेंशियल एसेट व्हिच कुड इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इंपैक्ट डाल सकती है। सप्लाई ऑफ मनी, टोटल मनी कितनी सप्लाई, मनी की कितनी सप्लाई चल रही है पूरी कंट्री के अंदर, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मनी सप्लाई, द मनी सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए मैं कहूं मनी सप्लाई आज की डेट में 50 लाख करोड़ रुपए इंडिया, तो 50 लाख करोड़ रुपए मनी सप्लाई का मतलब आज डेट में इतना पैसा है इस कंट्री के अंदर कैश के फॉर्म में लोगों के पास टोटल, दिस इज मनी सप्लाई। टोटल मनी एट टाइम, एक पीरियड की नहीं है, 1 महीने की, 2 महीने की, समझ पा रहे हैं आप? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या फर्क है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे सेल्स होती है, जो रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं वो पीरियड के होते हैं। वैसे बोलूंगा मैं 31 मार्च को सेल इतनी, 31 मार्च तक की सेल इतनी, अप्रैल महीने की सेल इतनी, वो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट होता है। इनकम एक्सपेंस पीरियोडिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होते। फिर 15 अप्रैल की सैलरी खर्चा इतना, ऐसे नहीं होता। अप्रैल की सैलरी इतनी देनी है मुझे, ऐसा होता है। जो एसेट लायबिलिटी कैपिटल होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम होती है। 31 मार्च को इतने रुपए की एसेट, 31 मार्च को इतने रुपए की लायबिलिटी, 31 मार्च को इतनी बिल्डिंग, 31 मार्च को इतना लोन, वो पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आ रही है? सप्लाई ऑफ मनी ये पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक नहीं। अंडरलाइन कर लेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? आगे, तो मनी सप्लाई इज आल्सो नोन एज मनी स्टॉक, दूसरा नाम इसका मनी स्टॉक है। मनी सप्लाई का दूसरा नाम मनी स्टॉक। इट्स अ स्टॉक ऑफ वेरिएबल ऑफ इकोनॉमी, जो क्योंकि मतलब बदलता रहता है कि कैश बढ़ता घटता रहता है। देयर आर सेवरल वेज टू मेजर मनी सप्लाई।
कई तरीके हैं कि मनी सप्लाई निकालने के, बट स्टैंडर्ड मेजर इंक्लूड, अंडरलाइन करें, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई का सर फॉर्मूला हो गया ये। मनी सप्लाई के अंदर दो चीजें आती हैं, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। सिंपल सी बात समझिए सर, मेरे पास मेरी पॉकेट में मेरे घर पे 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ है टोटल, मेरे बैंक में 2 लाख रुपया जमा, एफडी में नहीं, बैंक में सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा, तो मनी सप्लाई 3 लाख रुपए होगा। मनी सप्लाई में टोटल करेंसी मतलब कैश, आपके घर में आपकी पॉकेट में टोटल कैश कितना आपके पास, प्लस आपके बैंक में कितना पैसा जमा। तो डिमांड डिपॉजिट क्यों बोल रहे हैं इसको, सेविंग अकाउंट क्यों लिखते हैं, आसानी हो जाएगी। डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं सर, ये टर्म आरबीआई ने लगा रखी है, डिमांड डिपॉजिट वाली टर्म बैंकों के लिए। क्यों कि जब भी अकाउंट होल्डर डिमांड करे तो आपको पे करना पड़ेगा, ऐसे वाला डिपॉजिट उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो मैंने एफडी कर रखी है बैंक में 5 साल की, मैं बैंक वालों को कहूँ अभी पैसा चाहिए तो भी पैसा नहीं देगा, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं। हालांकि अब जो एफडीआं बन रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फीचर्स नए नए लॉन्च होते जा रहे हैं, अब भी जो एफडीआं आ रही हैं आजकल, उसमें 2 कैटेगरी आ रही है कि जो आप प्री मैच्योर कर सकते हो, दूसरा प्री मैच्योर नहीं कर सकते। एफडी ओपन करते टाइम कंडीशन 2 ऑप्शन देते हैं वो लोग, उसमें हर बंदा प्री मैच्योर वाली लेगा, बिना मैच्योर प्री मैच्योर वाली कौन सी लेगा। प्री मैच्योर में कुछ पेनल्टी होती है, कुछ बैंकों में प्री मैच्योर वाली में इंटरेस्ट का रेट कम होगा, जो प्री मैच्योर नहीं करोगे ऐसी कंडीशन के साथ आप एफडी करते हो तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। इसलिए हम कंपेयर कर लेंगे, हमें क्या लग सकता है, हमें लग रहा है पक्का कोई नीड नहीं आएगी 5-10 साल, तो विदाउट प्री मैच्योर वाली एफडी कर दी और अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। हमें लग रहा है शायद पैसे निकालने पड़ सकते हैं, तो विद प्री मैच्योर वाली कंडीशन वाली एफडी कर दी। क्या अभी क्या समझते हैं सर, एफडी का पैसा तुरंत नहीं मिल सकता, जो डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा है, जो सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है, हमारे बैंक वालों का, बिजनेस वालों का करंट अकाउंट में पड़ा होता है, वो डिमांड डिपॉजिट होता है। वो वाला पैसा और करेंसी जितनी है, करेंसी में कॉइन भी आ गए और कैश भी आ गए, नोट भी आ गए, उन दोनों को कलेक्टिवली मनी सप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। डिमांड डिपॉजिट लिखा हुआ है दैट कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एज इजीली एज करेंसी। जो बैंक में पैसा पड़ा होता है ना, उसको भी हम एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं। नंबर जी निकाले, नंबर नहीं देते किसी को। आगे लिखा हुआ है एमएस मतलब मनी सप्लाई इक्वल्स टू सी, सी मतलब करेंसी प्लस डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट। नीचे लिखा हुआ है सी डिनोट्स करेंसी, जो सर्कुलेशन में करेंसी चल रही है या करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, और डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट। दोनों की दोनों आरबीआई कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। पहला करेंसी इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में कंट्री में करेंसी चल रही है वो क्या क्या है। करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्लूड्स कॉइन, सिक्के 1, 2, 5, 10, 20 जितने का भी सिक्के हो, नोट्स जो पेपर नोट है, बिल्स पता ना, बिल ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास में वही वाला बिल, दैट सर्कुलेट इन एन इकोनॉमी हेल्ड बाय द पब्लिक। Demand deposits, these are the amount held in the account in which payment are payable through check with the commercial bank. बैंकों को हम चेक देते हैं, वो पैसा देंगे। They are called demand deposit because banking institution must give the deposit holder, मेरा अकाउंट है तो मैं हूँ deposit holder, his money on demand। जब भी मैं डिमांड करूँ मुझे बैंक वाले पैसा देंगे ही देंगे। When a check is written, ये चेक की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लें, CHEQUE, CHEQUE, is written or a debit card is used। डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं और चेक से पैसा निकाल सकते हैं। आगे डिमांड डिपॉजिट का दोबारा मैंने बता रखा है, आर क्लोजली रिलेटेड टू करेंसी, करेंसी के जैसा ही है, इसलिए इसको करेंसी की डेफिनेशन में ऐड करके मनी सप्लाई में जोड़ दिया। बिकॉज़ दीज आर चेकेबल डिपॉजिट, इसको चेक से हम पैसा निकाल सकते हैं, चेकेबल डिपॉजिट है। हेंस डिमांड डिपॉजिट्स आर आल्सो नोन एज
चेकेबल डिपॉजिट्स, इसको दूसरा नाम है। समझ में आएगी यहाँ तक बात है? कुछ क्या सीखा सर हमने अभी तक? सर मनी सप्लाई का मैंने सीखा, टोटल मनी, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियोडिक नहीं, दो चीजें आती हैं, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। करेंसी का मतलब कॉइन और पेपर करेंसी दोनों, डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, जब भी हम डिमांड करें, चाहे चेक से चाहे डेबिट कार्ड से, बैंक हमें पैसा दे। तीसरा पेज है, 34 पेज है, इसमें लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क वाले मिला है। पहला क्वेश्चन, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी ऑप्शन। वहीं पे टिक लगाना है कि बैक पेज पे आंसर लिखना है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा कीजिए। आंसर गिवन नहीं है इसमें, मैंने आप लोगों से करवाने थे, इसलिए आंसर नहीं है। सी ऑप्शन है पहले वाले का, यहीं पे टिक करोगे, पीछे लिखो आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, सप्लाई ऑफ मनी कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। सप्लाई ऑफ मनी, थर्ड क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, कौन से वाला? 4 ऑप्शन में से बी, लास्ट वाला ऑप्शन। पॉइंट ऑफ टाइम, क्या फोकस किया था हमने? पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मनी है ये बताता। फोर्थ क्वेश्चन, मनी सप्लाई इज इक्वल टू स्पीड। याद करो मनी सप्लाई दूसरा नाम स्टॉक ऑफ मनी भी हमने पढ़ा था। तो टॉपिक था उसमें लिखा सेकंड लाइन में, मनी सप्लाई इज आल्सो नोन एज मनी स्टॉक, पढ़ा था हमने ये भी। तो मनी स्टॉक वर्ड जो है वो ए और वो बी और सी ऑप्शन में है। तो बी और सी ऑप्शन में है, बी में लिखा हुआ है हेल्ड बाय, जो गवर्नमेंट के पास पैसा वो थोड़ा ना मनी है, जो पब्लिक के पास पैसा वो मनी है, सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, सी ऑप्शन, कोड का सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। डिपॉजिट वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर लिख लें। ऑप्शन सी में डिपॉजिट वर्ड मिसिंग हो गया, वो लिख लें। पूरा आंसर है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल। आगे नहीं बढ़ रहे भैया, 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। मनी सप्लाई को मेजर करने का कोई एक तरीका बताओ। सर 2 तरीके हमारे पास, करेंसी और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। 2 ऑप्शन दिख जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर है डिमांड डिपॉजिट। 4 ऑप्शन में एंड में ई लिखा हुआ पे एस आएगा। 4 ऑप्शंस में एंड में ई लिखा हुआ है, वो एस आएगा ए की वजह। 4 ऑप्शंस। टेंथ क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट इज, जो कॉन्सेप्ट का हमने मेन नाम सीखा अभी क्या सीखा है वो मनी सप्लाई बी ऑप्शन। इस चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं। पहले पेज में तो लास्ट में लिखा हुआ मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन क्या कॉन्सेप्ट है? बैंक कैसे मनी क्रिएट कर रहा है, किसी कंट्री की इकोनॉमी में बैंक का रोल क्या होता है, ये डिस्कस कर रहे हैं। कोविड के बाद से लोन बहुत सस्ता हो गया है, इंटरेस्ट का रेट बहुत सस्ता हो गया है। बहुत सारे ऐड भी होर्डिंग भी देख रहे होंगे आप, होम लोन 6.5%, 6.4%, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। उसके पीछे जो वजह है वो यही मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। समझे कॉन्सेप्ट क्या है? कि सर कोविड के बाद लोगों का बिजनेस कम हो गए, पैसा कम हो गया, अब उनको पैसा चाहिए। पैसा हर पर्सन जो है वो बैंक के पास जाता है लोन मांगने के लिए। लोन में इंटरेस्ट हाई रेट दे करके भाग आता, तो वो लोन नहीं लेता, ये जितना चाहिए उससे कम लेता। अगर बैंक लोन का इंटरेस्ट कम कर देगी
तो लोन लेने वाले बढ़ जाएंगे, तो वो पैसा लोन लेकर के बिजनेस में लगाएंगे। फिर कोई लोन लेकर घूमने नहीं जाता, लोन लेकर के पैसा बिजनेस में लगाया जाता है। पैसा बैंक से बिजनेस लोन लेंगे, वो पैसा बिजनेस में लगाएंगे, फिर बिजनेस ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ऑब्वियसली पूरी कंट्री के अंदर मनी का सरफ्लो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। मनी क्रिएट कर रहा है बैंक, सब आरबीआई रेगुलेट करता है कब बढ़ाना है कब घटाना है। एफडी पे भी इंटरेस्ट घट गया इसी वजह से। भाई बैंक वाले कमाने के लिए तो बैठे हैं। बैंक वाला अगर एफडी पे 6% का इंटरेस्ट दे रहा है तो वो लोन पे कम से कम 8% का इंटरेस्ट लेगा, 2% कमाएगा। अब आरबीआई कह रहा है बैंक वालों को लोन 8 की जगह 6 पर दो, लोन बैंक वाले 6% पर दे रहे हैं, तो फिर एफडी पे इंटरेस्ट 5 या 4 करेंगे, है कि नहीं? इसलिए एफडी पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। मनी क्रिएशन का मतलब क्या सीखा था हमने? कमर्शियल बैंक जो मतलब आरबीआई नहीं है, जो बाकी सारे बैंक हैं जो कमाने के लिए बैठे, प्रॉफिट मोटिव से, कमर्शियल बैंक का मतलब प्रॉफिट मोटिव हो गया, वो मनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर? लोन देकर। इंपॉर्टेंस में लोन देना पड़ता है। बात मनी क्रिएशन ब्रैकेट में लिखा होगा क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। जो लिखा है मनी क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। Through the process of money creation, commercial bank are able to create credit. Credit मतलब उधार, which is in far excess of initial deposit. जितना पैसा जमा करा उससे ज्यादा उधार। कैसे हुआ ये सीखेंगे, टॉपिक आएगा। तो अब क्रेडिट क्रिएशन जो हमने अभी पढ़ा उसको आप सिंपल लिख सकते हो लैंग्वेज में, लोन गिवन बाय बैंक टू बिजनेसमैन। आसान भाषा में समझने के लिए कि जितना लोन बैंक वाले बिजनेसमैन को देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, मतलब आरबीआई। आरबीआई इज द ओनली सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स, एपेक्स सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, सबसे ऊपर होता है एपेक्स, उसे कहते हैं सबसे ऊपर वाला जो बैंक होता है आरबीआई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ओवरसीइंग द मॉनेटरी सिस्टम एंड पॉलिसी ऑफ द नेशन। क्या सिस्टम करना क्या नहीं करना। आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक, एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। फंक्शंस पढ़ते हैं। बैंक ऑफ इश्यू ऑफ नोट, जितने भी करेंसी नोट है वो आरबीआई इशू करता है, इशूड बाय आरबीआई, हर एक नोट के ऊपर लिखा होता। तो पहले इसकी ड्यूटी दे दी, तो फंक्शन दे दिया कि नोट छापना, ये काम है इसका। The Reserve Bank has a monopoly for printing the currency note. Currency note सिर्फ आरबीआई बैंक ही छाप सकता है। It has the sole right to issue currency note. किसी के पास राइट है एक्सेप्ट 1 रुपए नोट। 1 रुपए नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक छोटी कैटेगरी है, वो डिसेंट्रलाइज कर रखी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 1 रुपए के नोट के लिए बस। The RBI has adopted the minimum reserve system for issuing printing currency note. मतलब जितना रुपए का गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी पर होता है उतना ही नोट छाप पाते हैं। और सोचो नोट छापना अगर काम है बैंक का, तो सारे नोट छापो हो जाएगा फिर तो कंट्री, ठीक है नहीं? हम क्या करते हैं, जितनी सिक्योरिटी पर होता है, जितना गोल्ड है या जितना सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉरेन की एक्सचेंज की होती है, उसकी सिक्योरिटी इक्वल ही हम नोट छाप सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये लिमिटेशन होती है, कंडीशन। और हर कंट्री को नोट छापेगी और ऐसे भी हो जाएगी। पढ़ते हैं एक बार फिर से। RBI has adopted the minimum reserve system for issuing currency note. रिजर्व रखेंगे उतना करेंसी बांटेंगे आगे। Since 1997 it maintains gold and foreign exchange reserve of 200 crore of at least 115 crore should be in gold and remaining in foreign exchange, foreign currency, foreign security. तो जितना हमारे पास सेफ्टी में होगा, समझ लो सिंपल सी बात, सर सामान को जितना पैसे कमाओ उतने के माल देगा, राशन वाले को जितने पैसे कमाओ उतने उनके गेहूं चावल दे। तो आरबीआई को हम जितना गोल्ड देंगे उतने वो नोट छापेगा, ये सिस्टम। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट बैंक
और बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंक गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को पैसे देने को लेना उसके लिए है। द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू एक्ट एज अ बैंकर समझ लो, एजेंट समझ लो, एडवाइजर समझ लो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट के लिए, स्टेट के लिए। ये सारे बैंकिंग फंक्शन करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। स्टेट गवर्नमेंट में सब स्टेट की ड्यूटी है, उसी स्टेट को डेवलप करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ओवरऑल ड्यूटी है। जैसे मिलिट्री का जो खर्चा हो गया वो स्टेट वाइज नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। इसलिए कुछ जो टैक्सेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो जीएसटी बढ़ा आपने 11th क्लास, एसजीएसटी वाला पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता, सीजीएसटी वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता, इनकम टैक्स का कंप्लीट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता, जो इनकम टैक्स आता है। जो स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना खर्चा कर लेती है, अगर पैसा कम पड़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगती है। अभी न्यूज़ में काफ़ी आया था, जो पंजाब के सीएम बने हैं मोदी जी से 50,000 करोड़ रुपये मांग रहे हैं स्टेट को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस से चलाती है, कम पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगती है। It also tender useful advice to the government on matters related to economic and monetary policy. या कोई पॉलिसी लगानी चाहिए, टैक्स बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, कहाँ चेंजेस क्या करने चाहिए। It also manages the public debt of the government, जो गवर्नमेंट में लोन है। बैंकर्स बैंक मतलब बाकी बैंकों के लिए भी ये बैंक है। रिजर्व बैंक परफॉर्म करता है सेम फंक्शन जैसे कि बाकी अदर बैंक करते हैं। एज अदर बैंक ऑर्डिनरी परफॉर्म फॉर कस्टमर, मतलब जो बैंक कस्टमर को देता है सर्विस वही आरबीआई अपने नॉर्मल बैंक को देता है सर्विस। आरबीआई उधार देता है कॉमर्शियल बैंकों को, पैसा कम पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं जी, 35 पेज में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। एपेक्स बैंक डी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन का आंसर दें जी। डी ऑप्शन कमर्शियल बैंक। पढ़ लीजिए पीछे मनी क्रिएशन कौन करता है, पहले पेज पे, फर्स्ट पेज के लास्ट में पढ़ लीजिए मनी क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। पब्लिक को लोन देने आरबीआई नहीं आएगा, नॉर्मल बैंक के लोन देंगे पब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, उसके बाद और लिख लीजिए ऑफ को, ओ आर और कर लीजिए ऑफ लिखा हुआ वहां पे। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय ऑप्शन नंबर डी कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 7 का आंसर दीजिए। क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है, सिंपल भाषा में क्या बताया था, लोन देना। क्या सिखाया था आपको, लोन क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब, क्रेडिट मतलब उधार, बैंक वाले बिजनेसमैन को उधार देते हैं पैसा, इससे मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ती है, तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब लोन देना, सिंपल भाषा। ए ऑप्शन समझ पा रहे हैं सभी। 11th क्वेश्चन, द क्रेडिट क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ, स्पेलिंग में तो सेंट्रल कर लीजिए उसको, ई और एन आगे पीछे हो गया। द क्रेडिट क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बताइए ट्रू के फॉल्स। फॉल्स है जी, क्रेडिट क्रिएशन सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन। आप फॉल्स के बगल में लिख लीजिए कमर्शियल बैंक, ध्यान रखेगा कि फॉल्स क्यों है। फॉल्स के बगल में लिख लीजिए कमर्शियल बैंक, वजह पता होगी क्यों फॉल्स। 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एसबीआई है ना वो बैंकर टू गवर्नमेंट है। सर बैंकर टू गवर्नमेंट तो सिर्फ एक ही बैंक है जो है आरबीआई, ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स पट्टी लगा के आरबीआई लिख लीजिए। 13th क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक, ट्रू है। सर आरबीआई को छोड़ के सारे बैंक कमर्शियल बैंक, आरबीआई को छोड़ के सेंट्रल बैंक सीबीआई, जो सेंट्रल बैंक नाम जो जैसे नॉर्मल पीएनबी होता है, सेंट्रल बैंक कैसे, ठीक है।
33 पेज पे वापस आ गए हम। लास्ट में लिखा हुआ है टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सेपरेट नाम है ना। अच्छा, पहला कैश रिजर्व रेशियो, कुछ टर्म्स आएंगे ये टोटल 6 के साथ 7 टर्म्स है, वन बाय वन पढ़ रहे हैं। देखो ये कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब है। उसके सेकंड पॉइंट में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इधर रखिए। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए सर। बैंक वाले क्या करते हैं, मान लीजिए मैं बैंक, जो लोग जॉब कर रहे हैं, किसी की जॉब को जो पर्सन जॉब कर रहा है उसकी सपोज 50,000 रुपये महीना सैलरी है और घर खर्च 40,000 रुपये महीना है, 10,000 रुपये महीना बच जाता है। वो सोचता क्या करूँ उसका, वो सोचता बैंक में एफडी कर दूँ या बैंक में पैसे जमा कराता, कोई जरूरत होगी निकाल दूँगा, घर में तो कुछ बढ़ेगा नहीं पैसा, बैंक में कुछ तो ब्याज मिलेगा, तो पैसा बैंक में जमा कर देता है। इस तरीके से पैसा बैंक के पास आता रहता है। बैंक के पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको बिजनेसमैन और बिजनेस बढ़ाने के लिए और पैसों की नीड है, तो ऐसे लोग बैंक के पास आते हैं। बैंक वाला वही पैसा जो सेविंग अकाउंट के थ्रू, एफडी के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू जो पैसा लिया हुआ, वही पैसा बैंक एज अ लोन दे देता है लोगों को। ठीक, तो मान लीजिए हमने पैसा लोन में दे दिया और वो एफडी वाला आ गया, मुझे एफडी के पैसे वापस दो, एफडी तोड़ रहा हूँ और प्रीमेच्योर फैसिलिटीज में थी, तो पैसे कैसे देगा बैंक? पैसा लोन दे दिया है कि नहीं? पैसे नहीं दे पाया बैंक को, बैंक मतलब इंसॉल्वेंट भी हो सकता, लोगों का पैसा मर भी सकता है सर। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि आप सारा जितना पैसा आए सारा का लोन मत देना। गवर्नमेंट कंडीशन डालती है इतना पैसा मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखना हमेशा, मतलब फ्री का ब्याज जाएगा बैंक का उसको। फॉर एग्जाम्पल कैश रिजर्व रेशियो 5% है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लोगों ने 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया, तो मैं लोन मैक्सिमम 95 लाख दे सकता हूँ। 5 लाख रुपये अपने पास रखने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात? ऐसा कभी होता नहीं कि सारे लोग इकट्ठे पैसे मांगने आ जाए। बाई चांस ऐसा हो गया तो पक्का बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इसके आगे लिख लीजिए कैश रिजर्व रेशियो के आगे, यहाँ पर स्पेस लगे तो यहाँ पर लिख लो, वरना लास्ट पेज में खाली छोड़ रखा है आपके लिए, वहां पर लिख सकते। जो कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर, तो ये 3% है, इसके आगे आके 3% है, इसका इंटरेस्ट रेट 3% बोलेंगे। पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट to be maintained by commercial bank with RBI as liquid cash mandated by RBI, बस ये लास्ट, mandated by RBI। सर मैं बैंक को मान लीजिए, मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं, मेरे पास लोगों ने टोटल 1 करोड़ रुपया जमा कराया मेरे पास, तो मुझे आरबीआई क्या कह रहा है? देखिए कोई भी बिजनेस करता है किसी कंट्री के अंदर तो उसका लॉ फॉलो करना पड़ता है, उससे आगे चलना पड़ता है। तो आरबीआई सारे बैंकों के ऊपर आरबीआई जैसा बोलेगा सब बैंकों को पैसा करना पड़ेगा। तो आरबीआई बैंक मुझे कह रहा है कि जो 1 करोड़ रुपया है ना, उसमें से 18 लाख रुपए तुम अपनी जेब में रख लेना और 3 लाख रुपए मेरे को जमा कराओ, तो बाकी बच गया 79 है, वो लोग दे सकते हो।
बैंक क्या कह रहा है, आरबीआई बैंक क्या कह रहा है कि जितना पैसा आए उसका 3% तो मुझे जमा कराओ, मेरे पास रखो। आरबीआई अपने पास क्यों रखवा रहा है? ये लोग बैंक का खर्च कर देते हैं, लोन दे देते हैं, कंट्रोल करो ना करो तो एक्स्ट्रा कंट्रोल कर देते हैं। फिर बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, ज़्यादा लोग पैसे मांगने आ गए, जैसे जब कोविड वगैरह तो लोग पैसे खत्म हो गए, सब पैसा निकालने लग गए बैंक से, है ना। तो ऐसी सिचुएशन आ गई, तो सिचुएशन कोई भी अप एंड डाउन ऐसे भी ऊपर नीचे हो सकती है, तो बैंक के पास थोड़ा बहुत कंट्रोल तो रहे। मतलब सपोज बैंक में आईसीआईसीआई बैंक वो लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो अगर मैं सॉल्वेंट ना हो तो मैं आरबीआई से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो अपने पास आपने रखा हुआ है सीआरआर 3%, तो वो पैसा उसमें से दे दो, पैसे बिल्कुल खत्म हो। जिनको लोन दे रखा है उससे पैसा वापस नहीं मांग नहीं सकते, ये भाई जिससे पैसा लेता है वो मांग रहा है तो लोन के पैसे वापस तो ऐसा हो नहीं सकता, तो लोन की टर्म्स कंडीशन है तभी पैसे लेंगे हम, है कि नहीं। तो 3% आरबीआई से अपने पास रखवा लेना, समझ आ रही है बात। और 18% बैंक आरबीआई कह रहा है अपने पास ही रखो, ऐसे एमरजेंसी फंड अपने पास ही रखो, तो कोई जल्दी पैसा नहीं निकाल सकता। फर्स्ट वाले हमने पढ़ी सर, एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है आपने, पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट, टोटल कितना पैसा जमा हुआ मेरे पास 1 करोड़ रुपए में एग्जांपल में, उसका पार्ट है छोटा सा 3%, 3 लाख रुपए, टू बी मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक। ये जो रूल है ये कमर्शियल बैंकों के लिए, आरबीआई का रूल नहीं है। एज लिक्विड कैश, लिक्विड कैश रखना मतलब हार्ड कैश रखना है विद आरबीआई, और मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी किसने करा है, कंपलसरी किसने करा, आरबीआई ने करा, ठीक। सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, विद आरबीआई मत लिखना, तो ये सेकंड पॉइंट की डेफिनेशन हो एस एल आर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका रेट लिख लो 18%। पहले वाले का रेट 3%, सेकंड वाले का रेट 18%। ध्यान रहेगा कि सीआरआर और एसएलआर क्या है, बैंक वालों को बोलती है भैया इतना पैसा अपने पास रखो एज अ सेफ्टी, सारे लोगों ने मत बांट देना, अपने पास ही रख रहा है बैंक पैसा, तो एसएलआर 18%, आरबीआई के पास रख रहा है तो सीआरआर 3%। ध्यान रहेगा पक्का। सीआरआर जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, एसएलआर जो बैंक अपने पास ही रखता है, अपने पास ज्यादा पैसा रख सकते हैं 18% तक, आरबीआई का थोड़ा सा 3%। इवन हमें सुनने में कम लग रहा है कि अच्छा खासा अमाउंट होता है, क्योंकि करोड़ों रुपए का डिपॉजिट आता है बैंकों के पास, तो करोड़ों रुपए का 3% बहुत अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। इससे बैंक के इंसॉल्वेंट होने के चांस कम हो जाते हैं, और पैसा आरबीआई देता रहता है। यस बैंक जब इंसॉल्वेंट होने वाला था तो आरबीआई ने हेल्प करी, और जिसके डिपॉजिट्स में लिमिट आई कि आप महीने में 50,000 रुपये निकाल सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ये नोटिफिकेशन आ गई क्योंकि बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, फ्लॉड हो गया था उसको, तो आरबीआई हेल्प कर रहा था कि थोड़ा पैसा दे रहा है वो 50,000 पर अकाउंट पर मंथ के हिसाब से, थोड़ा पैसा छोड़ना कम हो जाता है। कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट हो सकता है, पैसा रिस्की होता है, पैसा बढ़ सकता है, गवर्नमेंट एक गारंटी देती है, डिस्कस करो नॉलेज के लिए चैप्टर का पार्ट नहीं है। बैंक गारंटी देता है, सॉरी गवर्नमेंट गारंटी देती है पब्लिक को कि 5 लाख रुपए तक आपका पैसा नहीं मरेगा। मतलब मान लीजिए मैंने किसी बैंक में एफडी कर दी 8 लाख रुपए की, और वो बैंक डूब गया, बैंक से मुझे 1 रुपया भी नहीं बात, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कि जी बैंक वाले ने मेरे पैसे मार लिए, आपने लगाओ पैसे, तो गवर्नमेंट मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं 3 लाख रुपए मर जाए, गवर्नमेंट गारंटी 5 लाख रुपए तक की देती। तो मेरे बैंक में 4 लाख रुपए थे और बैंक डूब गया, तो गवर्नमेंट मुझे 5 लाख नहीं देगी, 4 लाख ही देगी, इतना पैसा डूबा है, ठीक बात है। तो ऐसे में हम क्या करना चाहिए, हम अपने एज अ सीए क्लाइंट को सजेस्ट क्या करते हैं, बैंक में एफडी करनी है, एक बैंक में 5 लाख तक की एफडी करना, बैंक तो बहुत सारे तुम्हें की बैंक में, मतलब 5 लाख की मैंने एफडी कर दी मान लीजिए एसबीआई में, 5 लाख की एफडी कर दी मैंने पीएनबी में, 5 लाख की एफडी कर दी मैंने आईसीआईसीआई बैंक में, और तीनों बैंक डूब गए, तो गवर्नमेंट मुझे 15 लाख रुपए दे दे, 5 लाख की गारंटी पर बैंक,
15 लाख की एफडी करनी है मेरे को। हाँ। मैं एक ही बैंक में 3 एफडी कर दूंगा तो बैंक में होगा ना, तो इंस्टॉलमेंट में होगा, गवर्नमेंट 5 लाख देगी, फिर ऐसा मर जाएगा। अलग अलग बैंक में इनफैक्ट हम तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जैसे मुझे 5 लाख की एफडी कर रहा हूँ किसी बैंक में, तो 5 लाख की एफडी ना करके मैं 50 लाख की 10 एफडी करता हूँ, और अगर पड़ जाए मुझे 1 लाख रुपए तो पूरी एफडी तोड़नी ही पड़ेगी ना। समझ आ रही है बात? 5 लाख की एफडी ना करके 50 हज़ार रुपये 10 एफडी कर दो, मुझे तो पड़ेगी मान लो 50 हज़ार रुपये, तो एक एफडी तोड़ दूंगा, बाकी पैसे सेव रहेगा। 5 लाख की सिंगल एफडी करूंगा तो बड़ी 2 लाख रुपये की पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी ना। ठीक है, इंटरेस्ट तो वही रहता है, जब कभी 5,000 की हो जब 5 करोड़ की, इंटरेस्ट तो वही रहता है। ठीक है, तो किसी भी बैंक में 5 लाख से ज़्यादा पैसा जमा नहीं करना। अपने फ्रेंड्स को क्या भी सजेस्ट कर सकते हैं। और 5 लाख ना एफडी, सेविंग, करंट सब मिलाकर है, ये भी ध्यान रखना। एक ही बैंक में मान लो मेरी 5 लाख की एफडी है, 2 लाख सेविंग अकाउंट में, बैंक रुक गया, 5 लाख की मिलेंगे गवर्नमेंट से। ये लिमिट पहले 1 लाख रुपए की थी, इसी पीरियड में 5 लाख की गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखा होगा जी रेपो रेट। इसके आगे लिखेंगे लोन, यस ऐसे लिखो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन गिवन बाय आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक ऑन सिक्योरिटी। रेट लिखो 4%। क्या पढ़ सकते हैं? रेपो रेट क्या होता है सर? आरबीआई मतलब जो मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं और मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं आरबीआई से बोल सकता हूं कि मुझे लोन दे दो। आरबीआई मेरे को लोन दे देगा, इंटरेस्ट का रेट लेगा 4% और सिक्योरिटी पर कुछ ना कुछ मुझसे लेगा। समझ आ रही है बात? रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट से आरबीआई बाकी बैंकों को लोन देता है, जिस इंटरेस्ट के रेट से, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी होती है। क्लियर हो गई जी बात? पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ, अगले पेज में। क्या लिखा पॉइंट नंबर 5 में? बैंक रेट लिखा हुआ है। जो आपने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है ना, वही सेम आंसर पॉइंट नंबर 5 के लिए, बस वो बिना सिक्योरिटी के होगा। अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको आसान लगे वैसे लिखो। जो पॉइंट नंबर 3 का मीनिंग है वही पॉइंट नंबर 5 का मीनिंग है, सिर्फ इतना फर्क है कि सिक्योरिटी नहीं होती। मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए आपको? बैंक रेट इज इक्वल टू रेपो रेट विदाउट सिक्योरिटी। मैं जो आपको लग रहा है कि आपने ध्यान रहेगा इस, जो पॉइंट नंबर 3 का मीनिंग है वही पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 नहीं पढ़ाया मैंने भी। पॉइंट नंबर 3 का मीनिंग ही पॉइंट नंबर 5 का मीनिंग है, बस ये बिना सिक्योरिटी। हाँ सर, सर कई बार क्या होता है कि मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कंट्री के अंदर, उसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब मनी इकोनॉमी से खींचने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 3 में क्या हो रहा है? रेपो रेट में आरबीआई लोन दे रहा है बैंकों को। पॉइंट नंबर 4 में क्या हो रहा है? उल्टा, बैंक लोन दे रहा है आरबीआई को। लेकिन मतलब सेम पॉइंट को बेस करो रेपो रेट वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, पहले हमने क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। अब उसको इंटरचेंज कर लो। पॉइंट नंबर 3 और 4 में क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 4 में लोन जो दे रहा है वो कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है आरबीआई को, तो रेपो रेट का बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। रिवर्स रेपो रेट नाम रखा हुआ है इसका, नाम रखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट। ध्यान रहेगा? इंटरेस्ट लिखे 3.35%। हाँ जी, सिक्योरिटी
3.35%। एक सेकंड, पॉइंट नंबर 4 में पूछ रहे हो आप? नहीं, सिक्योरिटी नहीं, आरबीआई से मुझे जरूरत नहीं, आरबीआई में इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, सिक्योरिटी नहीं होती। 3.35%। सर रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट से बैंक वाले लोन लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई लोन लेता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आगे लिख लीजिए आरबीआई बायर्स एंड सेल्स, BUYS, बायर्स एंड सेल्स सिक्योरिटीज in open market। ओपन मार्केट मतलब नॉर्मल जो मार्केट, जैसे कि शेयर मार्केट होगी, नॉर्मल मार्केट में आना, और ऑपरेशन मार्केट, ऑपरेशन मतलब कुछ भी ऑपरेट करना, बाय सेल ट्रांजैक्शन वगैरह करना। सिंपल सी बात, आरबीआई के माइंड में मान लीजिए क्या है कि पब्लिक में पैसा ज्यादा हो गया, पैसा मुझे खींचना है, तो बैंक आरबीआई जाएगा और चीजें खरीदेगा, सॉरी बेचेगा, मतलब कोई सिक्योरिटी किसे बोलते हैं? कोई शेयर हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट को मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बनाना, कोई हाईवे बनाना, तो गवर्नमेंट इशू करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। कहीं कोई वॉर हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, उसके लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट इशू करती है डिफेंस बॉन्ड्स। इसमें गवर्नमेंट बेसिकली पब्लिक से पैसा मांग रही होगा, इंटरेस्ट पे। लोग कह रहे हैं लोन दो हमें, पूरा इंटरेस्ट लेते रहना, उस पैसे को इस काम में लगाना, और बाद में टैक्स वगैरह के इनकम से लोन चुकाना। तो पब्लिक में पैसा बढ़ाना है या घटाना है, उस पर डिपेंड करता है। तो आरबीआई खरीदती भी है, बेचती भी। आरबीआई को चीज खरीद ली, खरीदने टाइम पैसा देगी आरबीआई, तो पब्लिक का पैसा बढ़ जाएगा, वो बेचेगी तो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, पब्लिक से पैसा कम हो जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने घटाने के लिए। पॉइंट नंबर 7, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर मैंने कोई प्रॉपर्टी पसंद करी है 1 करोड़ रुपए की, और बैंक वाले को कहता हूँ 1 करोड़ रुपए मुझे लोन दे दो, वो बैंक 70 लाख का मिलेगा। अब नहीं फिर तो 1 करोड़ का है, तो कहते 30 लाख का मार्जिन रखते हैं। तो मार्जिन कैसा? वो कहते हैं देखो आपने 1 करोड़ रुपए का लोन हमसे ले लिया, और आपने घर ले लिया, और आप लोन नहीं चुका पाए, तो आपका घर बेचेंगे, लेकिन मार्केट में सबसे डाउन हो जाए प्रॉपर्टी की, और घर 1 करोड़ की जगह 90 लाख का बिका, तो रिस्क हो जाएगा हम लोगों को। इसे मार्जिन लेके चलते हैं। हर बैंक का अलग मार्जिन है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%। बैंक वाला बोला हम 20% का मार्जिन लेके चलते हैं। अगर आपको घर 1 करोड़ का चाहिए तो मैक्सिमम 70 लाख का लोन देंगे। समझ आ रही है बात? दिस इज पॉइंट नंबर 7, मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ आ रही है बात? आगे लिखें, डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लोन अमाउंट। डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लोन अमाउंट। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखें, बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब 36 पेज पे आ जाएगी बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट लंबा है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मनी मंडला एक कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर के अंदर, जितना करा है उसको रिवाइज करेंगे।